गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। सभी प्यारे विद्यार्थियों को नमस्कार। कैसे हो? आशा कर रहा हूँ कि सभी प्यारे विद्यार्थी और शेरनियाँ सभी लोग अच्छे होंगे। और आज अपन जिस पॉइंट की प्यारे विद्यार्थियों बात करना चाहते हैं वो राजनीतिक विज्ञान का एक अति महत्वपूर्ण पॉइंट है। और जब द्वितीय विश्व युद्ध शुरू हुआ उसके बाद ये अवधारणा है वो प्रचलन में हमें कंपैरेटिव पॉलिटिक्स की जो अध्ययन है, तुलनात्मक राजनीति, उसका बड़ा ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। वो आपके सामने मैं प्रस्तुत करूँगा, जिसमें आज अपना जो राजनीतिक विज्ञान की पॉइंट होगा यूनिट संख्या 2 में, उसमें राजनीतिक संस्कृति है प्यारे विद्यार्थियों, पॉलिटिकल कल्चर की बात करना चाहूँगा। ठीक है, जिस कंटिन्यू अपन कड़ी से कड़ी पढ़ रहे हैं। और आज इस पेज को मैं चाहता हूँ कि आपको ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा पसंद आएगा, जिसमें राजनीतिक संस्कृति का अर्थ पढ़ेंगे, राजनीतिक संस्कृति की परिभाषा पढ़ेंगे, राजनीतिक संस्कृति के घटक पढ़ेंगे, राजनीतिक संस्कृति की विशेषता पढ़ेंगे, राजनीतिक संस्कृति के निर्धारक तत्व पढ़ेंगे और राजनीतिक संस्कृति के प्रकार पढ़ेंगे। तो हो सकता है 2 भागों में भी बन जाए, कोशिश होगी 1 भाग हो जाए, लेकिन 2 भागों में बनता है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। देखो प्यारे विद्यार्थियों, आज एक मोटिवेशन कोड है, हौसलों की उड़ान होती है। इसका मतलब है हौसलों की क्या होती है प्यारे विद्यार्थियों? उड़ान होती है। अगर किसी ने मन में ठान लिया कि ये यूनिट मुझे पूरे में से 10 नंबर दिलाएगी, तो वास्तव में इसमें 10 में से 10 नंबर आ सकते हैं। इसमें कतई नंबर कटने की कोई गुंजाइश वाली बात नहीं है प्यारे विद्यार्थियों, और इतनी टफ भी नहीं है। तो कहने का मतलब, अगर किसी ने हौसला बना लिया कि मुझे इसमें से क्या करना है, अच्छे मार्क्स लाने हैं, तो बिल्कुल अच्छे मार्क्स से जरूर आएंगे। तो हौसलों की उड़ान होती है प्यारे विद्यार्थियों। आपको मन में दृढ़ निश्चय बनाना होगा कि राजनीतिक संस्कृति पॉइंट से हमें एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाना चाहिए। तो प्यारे विद्यार्थियों, आज का मोटिवेशन कोड मैंने बताया कि हौसलों की उड़ान होती है। आप धैर्य बनाए रखें, इस वीडियो को आराम से सुने और इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। आपको ये वीडियो बहुत अच्छा ही पसंद आएगा। ठीक है प्यारे विद्यार्थियों, अब मैं बात करना चाहता हूँ वो संस्कृति की बात करूँगा। पहले तो मुझे आप बताइए कि वास्तव में आप किस संस्कृति के हैं, किस संस्कृति के बारे में परिचित हैं। तो सामान्य जो बात करूँ उसकी बात करना चाहता हूँ। एक संस्कृति है, पॉइंट आपके सामने आ गया। देखो कितना इजी वे है। संस्कृति क्या है? संस्कृति क्या है, पहले अपने माइंड में यह आना चाहिए। वास्तव में संस्कृति क्या है? तो अपनी आम बोलचाल की भाषा में संस्कृति क्या है? अपने विचार, अपना रहन सहन का ढंग, तरीका, खान पान, उठना बैठना, सोना, आना जाना पड़ोसियों के, तो इसका मतलब रिलेशनशिप है। अपने समाज के वास्तव में मूल्य क्या हैं, उनकी भावनाएं क्या हैं, तो सामान्य संस्कृति है। इस संस्कृति का एक पॉइंट बनता है कि संस्कृति क्या है, तो अपने आचार विचार, रहन सहन, समाज के जो तौर तरीके हैं, मूल्य हैं, भावनाएं हैं, वो क्या है? रीति रिवाज, परंपरा, आदर्श, मूल्य, प्रथाएं, वो समाज का निर्माण करते हैं, क्योंकि उसी से समाज बनता है। तो समाज के जो ये तरीके हैं, समाज में किस तरह से अपन रहते हैं, किस तरह से हम उसमें क्या करते हैं, निवास करते हैं, तो वो संस्कृति है कि नहीं है हमारी? बिल्कुल है। अब प्यारे विद्यार्थियों, अब पॉइंट आएगा अपना व्यवस्था में। राज्य व्यवस्था की बात करूं तो इसका मतलब हो गया, इस संस्कृति के बहुत सारे पॉइंट हैं। देखो, सामान्य संस्कृति हो गई, राजनीतिक संस्कृति हो गई, आर्थिक संस्कृति हो गई, ठीक है, नैतिक संस्कृति हो गई, विचारात्मक या अन्य प्रकार की संस्कृति हो गई। तो कहने का मतलब एक संस्कृति के या सामान्य संस्कृति के बहुत सारे प्रकार होते हैं। और इसमें मैंने जो कहा कि वास्तव में राजनीतिक संस्कृति क्या है, तो संस्कृति में से ही निकल कर क्या बनती है? राजनीतिक संस्कृति बनती है।
तो अपन जिसकी बात करेंगे संस्कृति में से ही बात करेंगे कि राजनीतिक संस्कृति क्या है। ये राजनीतिक शब्द आगे लगा हुआ है। तो जिस प्रकार से समाज में रीति रिवाज, परंपराएं, आदर्श मूल्य हैं, सामाजिक संस्कृति का निर्माण करते हैं, उसी प्रकार राज्य व्यवस्था की बात करूं तो राज्य व्यवस्था में, राजनीतिक व्यवस्था में उसके प्रति व्यक्तियों के अभिवर्ती, विश्वास, प्रतिमान, अपेक्षाएं, राजनीतिक व्यवहार से राजनीतिक संस्कृति का क्या होता है, निर्माण होता है। तो जब ये राज्य व्यवस्था के प्रति, कहने का मतलब क्या है कि राज्य व्यवस्था के प्रति, राज्य या राजनीतिक व्यवस्था के प्रति, राजनीतिक व्यवस्था के प्रति लोगों की क्या अभिवर्ती है, क्या मनोवर्ती है, क्या अभिवर्ती है, ठीक है, क्या उसके प्रति विश्वास है, क्या उसके प्रति मूल्य हैं, ठीक है, क्या उसके प्रति अपेक्षाएं हैं, क्या उसके प्रति उनका व्यवहार है। ये सभी बातें क्या हैं प्यारे विद्यार्थियों, ये राजनीतिक संस्कृति क्या है, ये राजनीतिक संस्कृति कहलाती है। कि जिस प्रकार से सामान्य संस्कृति के प्रति आपके जो रुख हैं, आपके विश्वास हैं, उसके प्रति लगाव है, उसकी भावनाएं जुड़ी हुई हैं कि हम शादी विवाह कैसे करेंगे, समाज में क्या करेंगे, तो इसका मतलब है समाज क्या कहेगा, ठीक है। तो समाज के अकॉर्डिंग अपना व्यवहार बदलता है। तो उसी प्रकार राजनीतिक व्यवस्था के प्रति लोगों को कितना विश्वास है, सरकार के प्रति कितना लगाव है, सरकार के प्रति कैसा व्यवहार है, तो उसके प्रति राजनीति क्या कहलाती है, उनकी संस्कृति कहलाती है। अलग अलग विचारकों ने इसके अलग अलग क्या बताए हैं, संस्कृतियों के नाम बताए हैं। क्या बताए देखो, आमंड पावेल ने इस राजनीतिक संस्कृति का अलग ही नाम दिया है। किसने? आलमंड पावेल ने, आमंड ने, आलमंड बोल दूं, आमंड ने क्या कहा है इसके प्रति, कार्यों के प्रति अभिमुखीकरण कहा है। क्या कहा है? कार्यों के प्रति अभिमुखीकरण। किसके प्रति? कार्यों के प्रति क्या कहा है? अभिमुखीकरण। ये विचारक हैं फिर विद्यार्थियों, ये क्या हैं? ये विचारक हैं, थिंकर हैं। और मैं इनका यहाँ क्या लिख रहा हूँ? संस्कृतियों के नाम लिख रहा हूँ। तो आमंड ने क्या कहा है? कार्यों के प्रति अभिमुखीकरण, कार्यों के प्रति अभिमुखीकरण। दूसरा एक विद्वान का नाम है डेविड ईस्टन का नाम सुना ही होगा। डेविड ईस्टन ने क्या कहा है? पर्यावरण कहा है, एनवायरमेंट कहा है राजनीतिक संस्कृति को। एक विद्वान का नाम है स्पेरो ने क्या कहा है? स्पेरो ने राजनीतिक शैली कहा है, राजनीतिक शैली कहा है। तो अलग अलग विद्वानों ने इसके क्या बताए हैं? अलग अलग नाम बताए हैं प्यारे विद्यार्थियों। आमंड ने इसे कार्यों के प्रति अभिमुखीकरण कहा है, डेविड ईस्टन ने इसको पर्यावरण कहा है, स्पेरो ने इसको राजनीतिक संस्कृति कहा है। तो कहने का मतलब ये राजनीतिक संस्कृति का ही क्या है? भाग है प्यारे विद्यार्थियों, जिसमें कार्यों के प्रति अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग क्या दिए हैं? नाम दिए हैं। अब मैं बात करूं ये मॉडल कहां से स्टार्ट होता है। हमने राजनीतिक संस्कृति जो मॉडल है वो कहां से लिया है? बड़ा ही देखो प्यारे विद्यार्थियों, ध्यान से पढ़ना है इसको, फिर बाद में कहोगे कि समझ में नहीं आ रहा है। ठीक है, ये जटिल पॉइंट हैं, उनमें से आपको कॉन्स्टिट्यूशन यानी आपको बिल्कुल एकाग्र रहना है। इसका आदर्श मॉडल हमने या सभी राष्ट्रों ने एक उदाहरण लिया कि हमें एक यूएसए यानी संयुक्त राज्य अमेरिका का क्या लेना है? आदर्श लेना है। आदर्श कैसे लेना है? कि वो एक अच्छा विकसित राष्ट्र है, इसको अपन ने मॉडल के रूप में देखा है संयुक्त राज्य अमेरिका को, और विकासशील देशों ने इस मॉडल को क्या किया है? अपनाया है।
अपन जो हैं विकासशील क्या हैं, देश हैं। विकासशील देशों ने इस मॉडल को अपनाया है। उसके जिस प्रकार से उसके विकास की बात की जाए, उसके राजनीतिक व्यवस्था पॉलिटिकल सिस्टम की बात की जाए, तो उसी के आधार पर इसका क्या किया है, हमने उसको आदर्श रूप में अपनाकर उसकी बातें कही है। हमने अमेरिका को आदर्श मानते हुए संस्कृतियों का अध्ययन किया है। इसका सर्वप्रथम बात करूं कि पहली बार किस विद्वान ने इसके राजनीतिक संस्कृति के लिए शब्द कहा, तो सबसे पहले राजनीतिक संस्कृति की जो बात की या चर्चा की वो आलमंड ने ही की है। प्यारे विद्यार्थियों, आलमंड ने एक पुस्तक लिखी थी, बड़ी ही महत्वपूर्ण पुस्तक है आलमंड की। तो आलमंड ने अपनी एक पुस्तक लिखी, उस पुस्तक का भी नाम आपको ध्यान रखना है। कभी कभी कंपटीशन के एग्जाम में और आपकी इस आरबीसी एग्जाम में पूछ लेता है, वो है कंपैरेटिव पॉलिटिक्स। इसकी महत्वपूर्ण बुक है, उस बुक का नाम है कंपैरेटिव, COMPARATIVE, कंपैरेटिव पॉलिटिक्स, POLITICALSYSTEM। ये कंपैरेटिव पॉलिटिकल सिस्टम ये पुस्तक है जो 1956 में इसने क्या की थी, लिखी थी, यानी प्रतिपादित की थी। कहने का मतलब है कंपैरेटिव पॉलिटिक्स, तुलनात्मक राजनीति का जो अध्ययन करना था वो सबसे पहले किस विद्वान ने किया, आलमंड ने। इसका मतलब राजनीतिक संस्कृति का सर्वप्रथम राजनीतिक संस्कृति शब्द का प्रयोग भी किसने किया, वो प्यारे विद्यार्थियों आलमंड ने ही किया है। और अपनी पुस्तक में इसके बारे में चर्चा भी की है। और फिर आलमंड ने ही इसकी कुछ परिभाषाएं दी हैं, उनका भी ध्यान रखना है कि आलमंड ने राजनीतिक संस्कृति के बारे में क्या चर्चा की है, क्या परिभाषा दी है। तो आलमंड है, उसने राजनीतिक संस्कृति के प्रति व्यक्तियों की जो अभिवृत्तियां हैं, मनोवृत्तियां हैं, उनको बारे में परिभाषित किया है। एक विद्वान का नाम है, एक तो आलमंड पावेल ने परिभाषा दी है। राजनीतिक संस्कृति की मैं बात करूं, राजनीतिक संस्कृति की परिभाषा, तो राजनीतिक संस्कृति की परिभाषा किस किस विद्वान ने दी है, एक तो आलमंड व पावेल ने क्या दी है, परिभाषा दी है। एक परिभाषा दी है वो एलन बाल ने दी है, एलन बाल ने दी है कि राजनीतिक संस्कृति के प्रति आलमंड ने क्या परिभाषा दी है। प्यारे विद्यार्थियों, आलमंड ने कहा कि राजनीतिक संस्कृति किसी राजनीतिक व्यवस्था के सदस्यों के राजनीतिक के प्रति जो व्यक्तिगत अभिवृत्तियों का क्या है, अभिमुखीकरण का प्रतिमान है। कि इन व्यक्तियों का जो वास्तविक रूप से मनोवृत्ति अभिवृत्तियां हैं व्यक्तियों की, उस व्यक्तियों की अभिवृत्तियों को क्या कहा है, उसने व्यक्तिगत रूप से अभिमुखीकरण की शब्द का प्रयोग भी किया है। एलन बाल ने भी पर्टिकुलर समाज की जो अभिवृत्तियां हैं, उनके विश्वास हैं, उनके मूल्य हैं, उनको लेकर क्या दी है, परिभाषा दी है। एलन बाल ने परिभाषा दी है कि राजनीतिक संस्कृति का निर्माण समाज की उन अभिवृत्तियों, विश्वासों, मूल्यों के समूह से है जिनका संबंध राजनीतिक व्यवस्था और राजनीतिक क्या है, सब्जेक्ट या विषयों से है। तो दोनों विद्वानों ने बड़ी ही महत्वपूर्ण परिभाषाएं दी हैं प्यारे विद्यार्थियों। ठीक है, उनकी आपको पीडीएफ में ये सुविधा उपलब्ध हो जाएगी लिखी हुई। और आगे मैं बात करूं यहाँ पर राजनीतिक संस्कृति में, तो स्पष्ट रूप से मैं क्या कह सकता हूँ, स्पष्ट रूप से ये कह सकता हूँ कि राजनीतिक संस्कृति की क्या परिभाषा है। तो राजनीतिक संस्कृति की स्पष्ट परिभाषा ये है कि राजनीतिक व्यवस्था और राजनीतिक मुद्दों को संबंधित व्यक्तियों की धारणाओं, विश्वासों, संवेदनाओं और मूल्यों की मिलाकर विचारकों की, फिर उसको क्या कह सकते हैं, राजनीतिक संस्कृति कह सकते हैं। ये परिभाषा हम स्पष्ट रूप से दे सकते हैं कि राजनीतिक व्यवस्था और राजनीतिक मुद्दों से संबंधित व्यक्तियों की जो धारणाएं हैं, उनके प्रति विश्वास है, उनकी संवेदना है, उन मूल्यों को ही हम क्या कह सकते हैं, राजनीतिक संस्कृति कह सकते हैं। भाई वास्तव में जो राजनीतिक व्यवस्था है, सरकार के जो अपन ने 3 अंग पढ़े, व्यवस्थापिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका, ऐसे हर देश में सिस्टम है।
उसके प्रति हमारा क्या लगाव है, क्या दृष्टिकोण है, हम उसके प्रति राजनीतिक विषयों के बारे में, राजनीतिक मुद्दों के बारे में हम क्या सोचते हैं, क्या समझते हैं, क्या विश्वास रखते हैं, क्या संवेदनाएं रखते हैं, क्या मूल्य रखते हैं, मैं क्या धारणा रखता हूँ, पार्टी कोई सी भी हो, लेकिन उन मुद्दों के प्रति क्या विश्वास रखता हूँ, यही क्या है, यही राजनीतिक संस्कृति है प्यारे विद्यार्थियों। अब मैं चाहता हूँ यहाँ तक आपको समझ में आ चुका होगा। आगे मैं बात करूंगा प्यारे विद्यार्थियों, वो राजनीतिक संस्कृति में जो निर्धारक तत्व होते हैं कि राजनीतिक संस्कृति के जो निर्धारक तत्व हैं और उनके घटक हैं। तो राजनीतिक संस्कृति के कुछ क्या हैं, घटक भी हैं। राजनीतिक संस्कृति के घटक ये हैं राजनीतिक संस्कृति के घटक क्या हैं, ठीक है। तो देखो घटक में जिसमें बात की गई है वो राजनीतिक संस्कृति में उन्होंने अलग अलग बातें बताई हैं, और राजनीतिक संस्कृति में जो घटक हैं वो राजनीतिक संस्कृति के कार्यों के प्रति अभिमुखीकरण का नाम बताया है। राजनीतिक संस्कृति अभिमुखीकरण राजनीतिक विषय नामक दो घटक होते हैं, एक तो होता है अभिमुखीकरण और एक होता है राजनीतिक विषय। दो होते हैं जिसमें दो घटकों की बात की गई है, एक तो होता है वो अभिमुखीकरण, अभिमुखीकरण, ठीक है, और एक होता है राजनीतिक विषय। राजनीतिक विषय। अब इस अभिमुखीकरण को वैसे मैं कह दूं कि इसका मतलब झुकाव होता है, कोई प्रवृत्ति होती है। अभिमुखीकरण उसी को बोलते हैं। इस अभिमुखीकरण के तीन भाग हैं। वो तीन भाग कौन कौन से हैं? एक तो होता है ज्ञानात्मक अभिमुखीकरण, ज्ञानात्मक अभिमुखीकरण। नंबर बी होता है भावात्मक अभिमुखीकरण, भावात्मक अभिमुखीकरण। और नंबर सी है वो है आपका मूल्यानात्मक अभिमुखीकरण। अभिमुखीकरण। जबकि राजनीतिक विषयों में क्या है? राजनीतिक व्यवस्था, राजनीतिक व्यवस्था। नंबर बी दूसरा है वो है राजनीतिक, इसी में राजनीतिक संरचना यानी आगत प्रक्रिया, राजनीतिक संरचना स्ट्रक्चर यानी आगत प्रक्रिया, आगत प्रक्रिया, ठीक है, इनपुट प्रोसेस। नंबर सी तीसरे जो नंबर पर है वो है आपकी समस्याएं और नीतियां, समस्याएं और नीतियां। क्या समस्या है क्या नीतियां हैं? तो यह हो गया आपका निर्गत प्रक्रिया है, आउटपुट। और नंबर डी है, इसमें चार हैं, इसमें है जो आपकी चौथी है वो कौन सी है? वो है आपकी राजनीतिक व्यक्ति या मूल्यात्मक प्रक्रिया, राजनीतिक व्यक्ति या मूल्यात्मक प्रक्रिया। ये चार बातें हैं, चार प्रक्रियाएं हैं प्यारे विद्यार्थियों। एक तो अभिमुखीकरण, एक राजनीतिक विषय। तो अभिमुखीकरण में ज्ञानात्मक, भावात्मक, मूल्यात्मक हैं, जबकि राजनीतिक विषय में राजनीतिक व्यवस्था, संरचना, समस्या, नीतियां, और इसमें राजनीतिक व्यवस्था का मूल्यात्मक भाग। तो ये राजनीतिक संस्कृति के जो घटक हैं उन दो घटकों में से आपको डिवाइडेशन किया गया है, एक तो अभिमुखीकरण का और एक है राजनीतिक विषयों का। तो दोनों में ध्यान रखना है। आमंड ने इसके अभिमुखीकरण को जो बात बताई है वो किसने बताई है? ये अभिमुखीकरण की बात बताई है उसके आलमंड ने। इसके कितने भाग बताए हैं? आलमंड ने इसके 3 भाग बताए हैं।
ठीक है। जबकि राजनीतिक विषयों की बात करूं तो ज्ञानात्मक विषयों का ज्ञान उसके अस्तित्व के प्रति जुड़ा होता है। भाई किस प्रकार से ज्ञान जुड़ा होता है? व्यक्ति राजनीति के प्रति सही ज्ञान प्राप्त करें, गलत रूप से दो हो सकते हैं, स्थान लिया है। भावात्मक में अभिव्यक्तियों मन विश्वास अनुभूति होते हैं, मूल्यात्मक में उस विषय होते हैं। ऐसे ही राजनीतिक विषयों की जो बात करूं उनके कितने प्रकार हैं? उनके ये 4 प्रकार मानते हैं यहाँ पर। तो दोनों की अपन को ध्यान रखना है, दोनों विषयों के संबंधित। तो ये जो बात बताई है मैंने वो राजनीतिक संस्कृति घटक हैं। आप इस घटकों का स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं प्यारे विद्यार्थियों। आगे मैं जो बात करना चाहता हूँ, आगे मैं जो बात करूँगा वो आपकी करूँगा वो राजनीतिक संस्कृति के निर्धारक तत्व कौन से हैं यहाँ पर। तो ये यहाँ पर ये बात बनती है प्यारे विद्यार्थियों। ठीक है, आगे चलें, स्क्रीनशॉट ले लो आप इनका। आगे मैं बात करना चाहता हूँ, ये 2 घटक हैं, एक अभिमुखीकरण, एक राजनीतिक विषय। अभिमुखीकरण की अपन बात करूँ तो अभिमुखीकरण का मतलब किससे बनता है? अभिमुखीकरण का मतलब बनता है यहाँ पर क्या बनता है प्यारे विद्यार्थियों? इसमें प्रवृत्ति है, झुकाव है, ज्ञानात्मक, भावात्मक और मूल्यात्मक। ठीक है। राजनीतिक विषय बनता है, उसमें 4 बनते हैं, राजनीतिक व्यवस्था, राजनीतिक संरचना, समस्या और नीतियाँ, और राजनीतिक विषय और मूल्यात्मक। ये इसके क्या बनते हैं? 2 भाग बनते हैं। अब है राजनीतिक संस्कृति के निर्धारक तत्व कौन कौन से हैं? तो राजनीतिक संस्कृति के निर्धारक तत्व कौन से हैं? राजनीतिक संस्कृति के निर्धारक तत्व, ये राजनीतिक संस्कृति के निर्धारक तत्व हैं। उसमें सबसे पहला तत्व है प्यारे विद्यार्थियों, वो है राजनीतिक संस्कृति के निर्धारक तत्वों में सबसे पहले आता है इतिहास, हिस्ट्री, इतिहास। इतिहास का मतलब है कि प्रत्येक राष्ट्र या प्रत्येक देश उसका जो इतिहास है वो राजनीतिक इतिहास कहता है। यानी प्रत्येक देश का इतिहास कैसा है? प्रत्येक देश का जो इतिहास है प्यारे विद्यार्थियों, देश का इतिहास कैसा रहा है उसकी हिस्ट्री देखेंगे अपन कि राजनीतिक व्यवस्था में निर्धारक तत्व कैसे होते हैं, कि प्रत्येक देश का उस राजनीतिक संस्कृति के प्रति निर्धारण कैसे करता है। भारत की राजनीतिक संस्कृति शांतिवादी लोकतंत्र है, इंग्लैंड की संस्कृति वहाँ की राजनीतिक निरंतरता का परिणाम है, फ्रांस की संस्कृति विभिन्न क्रांतियों का परिणाम है। तो अलग अलग देशों का जो इतिहास है, भारत की हमेशा शांति और लोकप्रिय रही है, जबकि मैं बात करूँ इंग्लैंड की तो निरंतर परिवर्तित रहती है। फ्रांस की है संस्कृति वो क्रांतियों का परिणाम है, जब जब क्रांति हुई वो उसकी प्रतिक्रिया बदलती गई, तो संस्कृति यहाँ पर वो बदलती है। दूसरी में बात करूँ प्यारे विद्यार्थियों नंबर 2 की, तो राजनीतिक संस्कृति के निर्धारक तत्व हैं, उसमें है धार्मिक विश्वास। कौन सा है? धार्मिक विश्वास। धार्मिक विश्वास पॉइंट है प्यारे विद्यार्थियों। धार्मिक विश्वास का प्रतीक, क्योंकि बहुसंख्यक धर्म है, हर जगह बहुसंख्यक धार्मिक धर्म है, तो बहुसंख्यक धर्म है। सभी राष्ट्रों में अलग अलग धर्मों के लोग हैं, कुछ कंट्रियों को छोड़कर। जैसे भारत की बात करूं तो अनेक धर्म हैं, तो इनके प्रति क्या है कि विभिन्न देशों में विद्यमान बहुसंख्यक धार्मिक विश्वास के आधार पर राजनीतिक संस्कृति का निर्धारण होता है। भारत में समन्वयात्मक, पाकिस्तान में मुस्लिम धर्म और इजराइल में ईसाई धर्म, यानी अलग अलग धर्मों में अलग अलग देशों में अलग अलग धर्मों के लोग रहते हैं। भारत में तो हमेशा सनातन धर्म से प्रचलित अवधारणा चली आ रही है, फिर पाकिस्तान में इस्लाम धर्म और अन्य राष्ट्रों में अलग अलग धर्म हैं, तो उनके प्रति उनका क्या विश्वास है, उनकी संस्कृति उनके प्रति कैसा लगाव रखती है, तो उसकी परिचर्चा की जाती है प्यारे विद्यार्थियों। तीसरा जो पॉइंट बनता है, तीसरा जो निर्धारक तत्व है वो है आपका भौगोलिक परिस्थितियां। भौगोलिक परिस्थितियां, भौगोलिक परिस्थितियां भी क्या करती हैं? निर्धारण करती हैं। अरे भाई, अलग अलग राष्ट्रों की जो भौगोलिक संस्कृति है, भौगोलिक विशेषता है, वो अलग अलग है।
अलग अलग राष्ट्रों की जो समुंदर हैं, कहीं पर कहीं पर रेगिस्तान है, कहीं पर पहाड़ हैं, या यूरोप के बात करूं, यूरोप में छोटे छोटे देश हैं प्यारे विद्यार्थियों, यूरोप में छोटे छोटे दो देश हैं, उन देशों में छोटे छोटे दो देश हैं, उन छोटे छोटे देशों की जो संस्कृति है उनकी सबकी क्या रहती है, अलग अलग विशेषता रहती है। तो कहने का मतलब भौगोलिक परिस्थितियां भी क्या करती हैं, प्रभावित करती हैं, यानी विभिन्न देशों की जो भौगोलिक परिस्थितियां वहां की राजनीतिक संस्कृति को निर्धारित करती हैं। जैसे भारत जैसे विशाल देश की राजनीतिक संस्कृति और यूरोप के देशों की छोटे छोटे देशों की राजनीतिक संस्कृति, उनके अलग अलग संस्कृतियां क्या करती हैं, निर्धारित करती हैं भाई उनकी राजनीतिक संस्कृति कैसे होगी। एक है सामाजिक आर्थिक परिवेश भी, सामाजिक व आर्थिक परिवेश। ये सामाजिक आर्थिक परिवेश भी क्या करता है प्यारे विद्यार्थियों, ये सामाजिक आर्थिक परिवेश भी क्या करता है, इसी बात पर निर्भर करता है। और विभिन्न देशों के समाजों में सामाजिक आर्थिक परिवेश के आधार पर आधारित संस्कृति को अलग अलग होती हैं। सामाजिक आर्थिक आधार पर आधारित संस्कृतियां विकसित, विकासशील और अल्प विकसित भी हो सकती हैं। यानी किसी राष्ट्र की संस्कृति क्या हो सकती है, विकसित भी हो सकती है, विकासशील भी हो सकती है, या फिर अल्प विकसित भी हो सकती है। तो कहने का मतलब है किसी भी राष्ट्र की संस्कृति अलग अलग प्रकार से निर्धारित करती है। तो अलग अलग विचारकों के आधार पर कह सकते हैं, या अलग अलग परिवेश में सामाजिक आर्थिक पृष्ठभूमि के आधार पर उनका प्रभाव होता है। एक मैं बात करूं यहाँ पर 5 नंबर पे जो निर्धारक तत्व है वो है आपकी विचारधारा, विचारधाराएं या विचारधाराएं। विचारधारा भी क्या करती है, प्रभाव डालती है। भाई विचारधारा कई राष्ट्रों की कौन सी है, उदारवाद है, कई राष्ट्रों की मार्क्सवाद है, ठीक है, कहीं पर साम्यवाद है। यानी कहने का मतलब है अलग अलग राष्ट्रों की जो विचारधाराएं हैं, यानी अलग अलग विचारधाराएं हैं, उदारवाद, मार्क्सवाद, पूंजीवाद, साम्यवाद, समाजवाद, उपयोगितावाद, सर्वाधिकार, संविधानवाद आदि, ये सभी क्या करते हैं, प्रभावित करते हैं। इनके अतिरिक्त, इनके अलावा शिक्षा का स्तर, भाषा, रीति रिवाज, ये भी राजनीतिक संस्कृति को कहीं ना कहीं प्रभावित करता है। किस देश का शिक्षा का स्तर है, कौन सा है प्यारे विद्यार्थियों, इसके अलावा शिक्षा का स्तर भी प्रभावित करता है, वहाँ की भाषा भी प्रभावित करती है, वहाँ की जो सामान्य संस्कृति है वो भी प्रभावित करती है, वो भी इनके निर्धारक तत्वों में ही क्या है, शामिल है। ये सारी बातें अपन ने प्यारे विद्यार्थियों पढ़ी हैं, वो राजनीतिक संस्कृति के निर्धारक तत्व पढ़े हैं। इन राजनीतिक संस्कृति के निर्धारक तत्वों में सबसे पहले इतिहास, धार्मिक विश्वास, भौगोलिक परिस्थितियां, सामाजिक आर्थिक परिवेश और विचारधारा, ये सारे पॉइंट हैं जो निर्धारक तत्व हैं। अब मैं बात करूंगा जो राजनीतिक संस्कृति की विशेषताओं की बात करूंगा प्यारे विद्यार्थियों, आप इनका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, ठीक है, और पीडीएफ आपको मिलती ही मिलती है, ठीक है। तो ये दूसरे भाग में अपन बात करेंगे राजनीतिक संस्कृति के प्रकार, उसकी विशेषताओं की, ठीक है। आज की क्लास प्यारे विद्यार्थियों मैं यहीं पर समाप्त करना चाहता हूं, क्योंकि समय का अभाव होता है और सरकार की एडवाइजरी का अपन पालन करते हैं, ठीक है। आप इस समय का सदुपयोग करें, सरकार की एडवाइजरी का पालन करें। हो सकता है नेक्स्ट मंथ में आपकी स्कूलें ऑफलाइन हो जाएं स्टार्ट, और फिर से आप इन चैप्टर्स को पढ़ो, तो एक बार इनको रिवीजन जरूर कर लेना, ठीक है। तो आज की क्लास अपन यही समाप्त करते हैं। उनमें मैं आपको प्यारे विद्यार्थियों प्रश्न भी दूंगा, इन जो प्रश्न दिए हैं उनको आप आंसर शीट के आधार पर तैयार भी रखेंगे। मैं आशा करता हूं कि आप इनको समझ पा रहे होंगे, क्योंकि अपन ने जो चर्चा की है वो राजनीतिक संस्कृति का अर्थ देखा है, राजनीतिक संस्कृति को विचारों के अलग अलग नाम भी दिए हैं, उसकी परिभाषा क्या है हमने इसकी परिभाषा देखी, उसके अपन ने घटकों की चर्चा की है जिसमें अभिमुखीकरण और राजनीतिक व्यवस्था थी, एक के 3 भाग थे, एक के 4 भाग थे। फिर मैंने निर्धारक तत्व आपके सामने बताए हैं। अब मैं बात करूंगा राजनीतिक संस्कृति की विशेषताओं की, जो अगली क्लास में अपन चर्चा करेंगे। आज की क्लास यहीं समाप्त करेंगे। आप इन चीज़ों को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। कुछ नहीं समझ में आता है तो आप कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर लिखें प्यारे विद्यार्थियों। आप वीडियो देख लेते हो लेकिन कोई प्रॉब्लम होती है तो आप ज़रूर इनका क्या करें, आप सॉल्यूशन के लिए क्या कर सकते हैं, कमेंट्स बॉक्स में कुछ डाल सकते हैं।
मैं यही चाहता हूं कि आप ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट्स करें और उनका उत्तर आपको सफिशिएंटली मिले प्यारे विद्यार्थियों। ठीक है, धन्यवाद।